सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुपद के बारे में। हम बात करेंगे। तो देखिए बहुपद होता क्या है, और ये जो टॉपिक है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सभी प्रकार की जो टीचर की एग्ज़ाम है उसके अंदर ये टॉपिक देखने को मिलता है। इसी के साथ में एक द्विघात समीकरण होता है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आज की ये वीडियो हमारा खास टॉपिक रहेगा बहुपद के बारे में। तो बहुपद होता क्या है, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, इस प्रकार की हम बहुत सारी यहाँ पर चर्चाएँ करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुपद होता क्या है। सबसे पहले देखिए बहुपद को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर x के रूप में यहाँ पर हम बहुपद लिख रहे हैं, तो px बराबर क्या हो जाएगा, इस तरीके का ये व्यंजक है, ये बहुपद कहलाता है। यहाँ पर देखिए a0, ये a0, a1, a2 डॉट डॉट an जो है ये क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। और जो x की पावर n है, x की पावर n-1 है, ये चर होते हैं। कितनी घात का चर है उसके आगे के ये गुणांक होते हैं। तो यहाँ पर ये इस रूप का जो व्यंजक होता है वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है, जिसके अंदर n जो है, जो घात आपको दिखाई दे रही है, ये अऋणात्मक पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ये अऋणात्मक पूर्णांक होने चाहिए। अऋणात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, जिसमें n बराबर 0, 1, 2 हम यहाँ पर रखें, वो क्या होते हैं, अऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। यहाँ पर जो अधिकतम घात होती है, बहुपद की जो अधिकतम घात होती है, उसका गुणांक का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसके ऊपर काफ़ी बार जो है प्रश्न बना लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये एग्जाम्पल है x² + 1, ये भी क्या है, इसका बहुपद है। x² + 2x + 1, ये भी क्या है, बहुपद है। और 5 जो है ये भी क्या है, इसका बहुपद है। 5 जो है एक अचर बहुपद है, और ये एक चर बहुपद है। जैसे कि द्विघातीय बहुपद हो गया, ये हो गया द्विघातीय बहुपद। इस प्रकार से ये त्रिघातीय बहुपद हो गया। इस प्रकार से ये क्या होते हैं, बहुपद होते हैं, जिसमें बहुपद की जो अधिकतम घात होती है उसका गुणांक क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब बहुपद कौन कौन से होते हैं, नहीं होते हैं, देखिए मेन बात यह कि n जो है अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। मतलब जो n है, जो x की पावर में है, जो घात में है, घात के अंदर जो n आ रहा है उसके अंदर एक तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे कि x की घात मान लीजिए 4 है, तो ये कोई बहुपद नहीं है, तो x की घात ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और बटे के रूप में जो भी संख्याएं आती है, जैसे x की पावर 1/2, x की पावर 2/3, तो ये बटे वाली संख्याएं भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ओनली फॉर पूर्णांक होनी चाहिए। और जो भी कौन सी, अऋणात्मक पूर्णांक, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और बटे वाली जो संख्याएं हैं वो भी यहाँ पर घात के रूप में नहीं होनी चाहिए। अऋणात्मक पूर्णांक यहाँ पर क्या होना चाहिए, इनके अंदर होना चाहिए। तो ये बहुपद की खास बात होती है। तो बहुपद के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ एग्जाम्पल है। अब एक होती है बहुपद की घात। अब जैसे कि मान लीजिए ये एक बहुपद है, तो बहुपद की घात वो होती है जिसमें अधिकतम घात आए चर राशि की। जैसे कि इसके अंदर चर राशि कितनी है, x है, तो x की पावर कितनी है, 2, अर्थात ये 2 घात का बहुपद है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात क्या है, 0 है। x की पावर देखनी है, तो टोटल मिला के ओवरऑल सबसे अधिक घात क्या आ रही है, 2। तो ये भी 2 घात का बहुपद है। यहाँ पर कितनी घात का बहुपद है, ये 0 घात का बहुपद है। अर्थात यहाँ पर x वाला कोई पद नहीं है, अर्थात 5x की घात 0, अर्थात ये 0 घात का क्या हो गया, बहुपद हो गया। इसी प्रकार से ये एक एग्जाम्पल है। जैसे कि इस पद में घात 2 आ रही है, इस पद में घात कितनी आ रही है, 2, तो ये हो गया और 1 ये हो गई, टोटल 3 घात इसमें आ रही है। तो यहाँ पर मैं समझा भी दे देता हूँ। देखिए इसमें 2 घात आ रही है, इसमें कितनी घात आ रही है, 3, क्योंकि y के ऊपर भी घात कितनी है, 1। और इस पद के अंदर घात कितनी आ रही है, 3 और 2 5, और इसके अंदर घात कितनी आ रही है, 1। तो टोटल यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या आ रही है, 5। अर्थात ये जो बहुपद है वो कितने घात का बहुपद है, 5 घात का ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। तो इस प्रकार से आप बहुपद की घात भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुपद के बारे में हमने बता दिया है, ये बहुपद की क्या हो गई, घात। अब बहुपद के शून्य के क्या होते हैं, बहुपद के शून्य के क्या होते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई बहुपद है आपके पास, x² प्लस, यहाँ पर हम ले लेते हैं x² + 2x + 1। इस प्रकार से हमने ये कोई बहुपद ले लिया। तो बहुपद के शून्यक वे होते हैं, बहुपद के शून्यक वे होते हैं जो इस बहुपद को क्या बना दें, शून्य बना दें। अर्थात ऐसा मान आपको इसके अंदर रखना है जिसको रखने पर इस बहुपद का मान क्या प्राप्त हो जाए, हमको 0 प्राप्त हो जाए। तो इसके अंदर हम क्या रखें कि इसके अंदर बहुपद का जो मान है वो क्या प्राप्त हो जाए, हमको 0 प्राप्त हो जाए। तो बताइए इसके अंदर हम क्या रख सकते हैं, बताइए इसके अंदर हम क्या रख सकते हैं जिससे इस बहुपद का मान क्या प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए। तो इसके अंदर जैसे ही हम x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह जैसे ही हम -1 रखेंगे, इसके अंदर x की जगह -1 रखेंगे, तो इस बहुपद का मान 0 बन रहा है। कैसे, -1 की घात 2 + 2 -1 + 1। तो यहाँ पर देखिए -1 की घात 2 कितना हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगा -2 + 1। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है।
अर्थात बहुपद के शून्यक वे होते हैं जो इस बहुपद को क्या बना दे, शून्य बना दे। कोई सा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो इस बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस बहुपद के लिए इस बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसको करने के बहुत तरीके होते हैं, जैसे कि इसके आप फैक्टर कर सकते हैं, इसके क्या कर सकते हैं, आप गुणनखंड कर सकते हैं। इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे, x+1⁻²। ये आप इसको फैक्टर के रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अर्थात x+1 का ये होल स्क्वायर बन रहा है। तो आप इसको यदि 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, -1। अर्थात यदि आप x का मान इसके अंदर -1 रखेंगे तो इस बहुपद का मान 0 बन रहा है। अर्थात ये जो है x बराबर -1, ये x² + 2x + 1 का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये शून्यक हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुपद की परिभाषा देख ली हमने, बहुपद के कुछ एग्जाम्पल देख लिए। इंपॉर्टेंट बात है कि n ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और बहुपद की घात देख ली हमने, और बहुपद के हमने शून्यक भी देख लिए। तो आप चाहे तो इनको नोट भी कर सकते हैं। आगे जो हम टॉपिक बात करेंगे वो करेंगे बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। तो बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है वो देखिए। तो बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है वो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, बहुपद किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी चरराशि के रूप में हो सकता है। मान लीजिए हम बहुपद मान रहे हैं y = px के रूप में, मतलब y = px, इस रूप में हम बहुपद मान रहे हैं। तो y = px के रूप में यदि कोई बहुपद है, अर्थात x की पावर वाला, जैसे x की घात 2 हो गया, 3 हो गया, तो हम इसको y के बराबर मान रहे हैं। तो इसका ज्यामितीय अर्थ होता है, ये अगर कोई बहुपद है y = px के रूप का यदि कोई बहुपद है, तो ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, इसको हम जो कार्तीय निर्देशांक होते हैं उसके अंदर जैसे हम इसको लिखेंगे, हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बताते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई वक्र इस प्रकार से है, कोई वक्र मान लीजिए इस प्रकार से है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर y = px है, तो यहाँ पर आपको x को देखना है, अर्थात जो ग्राफ है वो x को टच करना चाहिए। अर्थात यहाँ पर हमने ये वाला बहुपद लिया है y = px, तो यहाँ पर किसको टच करना चाहिए, ग्राफ x को टच करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसके लिए लिख रहा हूँ x के वे मान जो किसको टच करें, x अक्ष को प्रतिच्छेदित करें, x अक्ष को प्रतिच्छेदित करें, वो इसके क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, इससे शून्यक हो जाएंगे। देखिए, मान लीजिए ये कोई वक्र है, अब ये तो हो गया y अक्ष, ये क्या हो गया x अक्ष, तो ये x अक्ष को टच ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसका जो बहुपद का शून्यक है वो क्या हो जाएगा, 0, अर्थात कोई भी शून्यक इसके नहीं है। ये x अक्ष को टच ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर इसके शून्यक विद्यमान नहीं है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, शून्यक विद्यमान नहीं है। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है आपके पास, इस प्रकार से कोई बहुपद इस प्रकार से है आपके पास, y = x+1⁻²। इस प्रकार से मान लीजिए कोई बहुपद है। यदि हम इसको ज्यामितीय रूप में लिखें, ये एक तरीके से परवलय के रूप में का हो गया, तो इसका मान आ जाएगा, x का मान हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा यहाँ पर, -1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर टच करेगा ये। और ये इस प्रकार से होगा इसका ग्राफ, इस प्रकार से होगा इसका ग्राफ। और ये हो गया y = x+1 का होल स्क्वायर का ये ग्राफ हो गया। तो इस बहुपद का शून्यक क्या हो गया, इस बहुपद का जो शून्यक है वो क्या हो गया, -1। शून्यक क्या हो गया इसका, -1, क्योंकि ये x अक्ष को मात्र एक बार टच कर रहा है, तो शून्यक तो हो गया -1, और शून्यकों की संख्या भी कितनी हो गई, 1। शून्यकों की संख्या, इस प्रकार से प्रश्न बना लेते हैं। देखिए, शून्यक तो क्या हो गया इसका, -1, अर्थात इस बहुपद के अंदर यदि x की जगह आप -1 रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बहुपदों की शून्यकों की संख्या की यदि बात करें, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर शून्यकों की संख्या जो हो जाएगी 1 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। और वैसे यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो x के कितने मान प्राप्त होते हैं, 2। कौन कौन से, एक तो -1 और एक -1। इस प्रकार से 2 मान प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड है, x+1 और x+1। तो मान तो इसके 2 प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन शून्यक एक बार ही काउंट होता है। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, मात्र 1, अर्थात शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। और यदि मूलों की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 मूल हो जाते। मूल कितने हो जाते इस समीकरण के, यदि हम इसको समीकरण बनाते तो 2 मूल हो जाते। लेकिन यहाँ पर ये बहुपद है, तो यहाँ पर शून्यकों की बात करेंगे तो यहाँ पर ये -1 और -1 2 बार आ रहा है, तो हम इसको एक बार ही काउंट करेंगे तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। और शून्यक कौन सा हो जाएगा, -1। तो ये होता है ज्यामितीय अर्थ। ये क्या होता है, बहुपद का ज्यामितीय अर्थ होता है। कुछ और हम डेफिनेशन यहाँ पर देखने वाले हैं नोट के रूप में। देखिए,
दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी आपको इसी तरीके से जो वीडियो है वो यहाँ पर मिलने वाली है। और यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद के शून्यक। अब हम डायरेक्ट हम बात करते हैं यहाँ पर द्विघात को लेकर। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यक की हम बात करते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं और इनके जो गुणांक होते हैं उनमें संबंध क्या होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों में संबंध। उसके गुणांकों में संबंध क्या होता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण इस प्रकार से है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये कोई क्या है, द्विघात समीकरण है जिसमें x² का गुणांक कितना है a, x का गुणांक क्या है b और चर राशि कितनी है यहाँ पर c। अर्थात जब दो घात का बहुपद होता है तो तीन पद हमको प्राप्त हो रहे हैं जिसमें एक अचर पद भी है। यदि हम तीन घात का बहुपद लिखेंगे तो चार हमको पद प्राप्त होंगे। तो ये कोई यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ये हो गया बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। ये कोई क्या है, बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अब इसके शून्यक और गुणांकों में संबंध क्या होते हैं तो हम मान लेते हैं इस बहुपद के शून्यक, क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 आ रही है तो दो शून्यक इसके विद्यमान होंगे। तो यहाँ पर देखिए ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ मान लेते हैं इसके जो शून्यक है, इसके शून्यक हम अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं। माना शून्यक अल्फ़ा और क्या है, बीटा है। तो यहाँ पर जब शून्यक और इनके गुणांकों में संबंध हम देखते हैं तो क्या हो जाएंगे, देखिए तो इनका एक आता है योग, शून्यकों का योग। योग क्या होता है, मतलब अल्फ़ा और बीटा जो है इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अर्थात इस बहुपद का जो मान है वो क्या बनाते हैं, ये शून्य बनाते हैं। इसलिए हमने इसको अल्फ़ा और बीटा नाम रख दिए। तो हम शून्यकों का यहाँ पर योग देख रहे हैं। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा यहाँ पर, मतलब शून्यक और गुणांकों में हम संबंध देख रहे हैं तो योग और मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अर्थात अल्फ़ा और बीटा को यदि हम जोड़ेंगे तो उनके गुणांकों में संबंध बनेगा माइनस का b/a। यहाँ पर माइनस का b जो x का गुणांक है उसका नेगेटिव और x² के गुणांक का भाग यहाँ पर दे देंगे। तो ये शून्यकों का योग हो जाएगा। और एक होता है शून्यकों का गुणा, एक क्या होता है, एक होता है शून्यों का गुणा। अब इसमें संबंध क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। दोनों शून्यकों को गुणा करने पर इस जो बहुपद है उसका मान ये हो जाएगा संबंध के रूप में आप देख सकते हैं। जब दोनों शून्यकों को जोड़ते हैं तो माइनस का b/a आता है और दोनों शून्यकों को गुणा करते हैं तो c/a आता है। एक और होता है शून्यकों का अंतर। यदि आपने नोट्स ऑलरेडी बना रखे हैं और इनमें से यदि कोई भी चीज़ मिसप्रिंटिंग है या आपने नहीं लिख रखा है तो आप इनको जो है वहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक होता है शून्यकों का अंतर, एक क्या होता है शून्यकों का अंतर। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस का बीटा। अर्थात इन दोनों शून्यकों को यदि हम घटा देते हैं तो वो किसके बराबर आता है, वो आप यहाँ पर देखिए, वो आता है यहाँ पर अंडर रूट के अंदर आता है अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों के योग का वर्ग माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। शून्यकों का योग का वर्ग और माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा, ये क्या आता है, शून्यकों का अंतर आता है। तो ये द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में क्या होता है, संबंध होता है। तो ये तो शून्यकों का योग हो गया, ये शून्यकों का यहाँ पर क्या हो गया, गुणा हो गया, और ये शून्यकों का क्या हो गया, यहाँ पर अंतर हो गया। अब इसी प्रकार से एक और होता है त्रिघात बहुपद। तो हम द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करें और आगे भी आपको इसी तरीके से वीडियो मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए टॉपिक हो जाएगा हमारा त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में हम संबंध देखेंगे। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई त्रिघात बहुपद हम मान लेते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हमने क्या मान लिया, यहाँ पर त्रिघात बहुपद हमने मान लिया है, जिसके शून्यक क्या हो जाएंगे, अब तीन शून्यक यहाँ पर हो जाएंगे। तो अल्फ़ा बीटा और गामा हम यहाँ पर तीन शून्यक मान लेते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा हम तीन शून्यक यहाँ पर मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन शून्यकों का क्या देखते हैं, योग, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। कितनी भी घात का बहुपद हो, सभी शून्यकों का योग जो आता है वो आता है माइनस का b/a। कितना आता है, माइनस का b/a। और सभी शून्यकों का यदि हम गुणा देखते हैं तो वो कितना आता है, अचर पद में a का भाग देने पर।
तो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हम देखेंगे तीनों शून्यकों का गुणा, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर अचर पद है डी, अचर पर कितना है यहाँ पर डी बटे ए, ये हो जाएगा यहाँ पर शून्यकों का गुणा, ये हो जाएगा शून्यकों का योग। और एक और होगा क्योंकि यहाँ पर तीन तीन चीज़ है, तो दो दो शून्यकों का गुणा, दो दो शून्यकों का गुणा करने पर और उनका योग करने पर कितना आएगा, देखिए अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, दो दो शून्यकों को गुणा करने पर उनका यदि हम योग करते हैं तो वो कितना आता है, सी बटे ए आता है। यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, एक ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले माइनस आता है, फिर प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है, फिर माइनस, इस तरीके से चलता रहता है। कितनी भी घात का बहुपद हो इसी प्रकार से आपको सूत्र लिखने हैं। यहाँ पर तीन त्रिघात बहुपद है, तो यहाँ पर तीन शून्य का है तो तीनों का योग करेंगे, फिर दो दो का गुणा करके फिर लास्ट में तीनों का गुणा करेंगे। इस प्रकार से ये माइनस बी बटे ए, फिर आ जाएगा सी बटे ए, फिर आ जाएगा माइनस का डी बटे ए। तो इस प्रकार से आप इन सूत्रों को लिख सकते हैं। अब ये सूत्र आते कैसे हैं, एक चीज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए यदि आपको शून्यक दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए ये ज़्यादातर जो है इस क्यूब वाले, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्यूब वाले के अंदर ये ज़्यादातर काम आता है। देखिए मान लीजिए ये कोई बहुपद है, यहाँ पर इसको आप नोट के रूप में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए ये कोई बहुपद है, a0 x की घात n प्लस a1 x की घात n-1 प्लस a2 x की घात n-2 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से ये चल रहा है, लास्ट में हो जाएगा प्लस a की घात n। ये कोई बहुपद है और इस बहुपद के शून्यक इस बहुपद के शून्यक हम यहाँ पर मान लेते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से यहाँ पर ये चल रहे हैं। अल्फा n इसके क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर n घात का बहुपद है तो n शून्यक तो होंगे ही। तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं ये इसके शून्यक है। शून्यक है तो ये क्या सेटिस्फाई करेगा, देखिए ये जो बहुपद है ये हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, शून्यक की मदद से। देखिए इसका एक तरीका होता है, सबसे पहले आप इस बहुपद को लिखिए इस प्रकार से, जो भी आपको बहुपद दिया गया है उसको आप इस प्रकार से लिखें, मैं बताऊंगा देखिए किस प्रकार से हल होगा। अब इस बहुपद को हम इन शून्यकों की सहायता से कैसे प्राप्त करेंगे, तो जो भी बहुपद आपको दिया गया है उसमें जो चरराशि की सबसे बड़ी पावर है उसका गुणांक आपको पकड़ लेना है। यहाँ पर इस चरराशि की जो सबसे बड़ी पावर है x की घात n और इसका गुणांक कितना है a0 इसका गुणांक है। तो अब ये क्या है, इनके शून्यक है, तो इसको सबको x में से घटा के आपको लिखना है। किस प्रकार से, a0 तो हमने लिख दिया, अब x में से घटाएंगे हम अल्फा 1 को, तो a के गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। फिर हम x में से किसको घटाएंगे, अल्फा 2 को घटाएंगे। तो इस प्रकार से ये आगे तक चलता रहेगा, n तक हम इसको घटा सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई सा भी बहुपद हो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे समझाने के लिए हमने द्विघात वाला बहुपद लिखा था, मैंने समझाने के लिए बता भी देता हूँ। देखिए ax² प्लस bx प्लस c, ये कोई बहुपद है और इस बहुपद के शून्यक हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। हमने माने थे अल्फा और बीटा इसके क्या है, ये शून्यक है। अब देखिए वो सूत्र कैसे आया था, तो इसके शून्य का तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसकी अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर a, अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, इसका गुणांक कितना है a, इसको हम x में से घटाएंगे इन शून्यकों को, x माइनस अल्फा और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का बीटा। ये हमने इसके शून्यक माने थे, तो हम इस बहुपद को इस प्रकार से भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, a ऐसे कैसे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर की साइड, तो कितना आएगा, x² माइनस का हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। और ये द्विघात समीकरण प्राप्त करने का एक क्या होता है, तरीका होता है, जहाँ पर ये क्या होता है, देखिए शून्यक और गुणांकों में हमने संबंध पढ़ा था, तो ये होता है माइनस का b बटे a। ये क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस का b बटे a, और शून्यकों का गुणा क्या होता है, c बटे a। ये हमने पढ़ा है। यदि हम यहाँ पर उसको रखें, यदि हम इनको यहाँ पर रखें तो कितना हो जाएगा, देखिए x², यहाँ पर माइनस का b बटे a रखेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा b बटे a x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा c बटे a, क्या हो जाएगा यहाँ पर c बटे a। और a को यदि हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। सेम वही की वो चीज़, वो का वो बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो हम इस बहुपद को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये एक लिखने का तरीका है, जो हम क्वेश्चन हल करेंगे उसके अंदर आपको साफ साफ नज़र में आ जाएगा किस प्रकार से ये हल होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर कुछ और चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। सबसे मेन बात है दोस्तों,
यहाँ पर देखिए जो भी आपको बहुपद दिया गया है उनके जो भी शून्यक आपको दिए गए हैं, तो जो अधिकतम घात का जो गुणांक है उसको सबसे पहले लिखेंगे और उन शून्यकों को x में से घटा घटा कर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये x का बहुपद है तो x में से घटाएंगे। यदि y का होता तो हम y में से यहाँ पर घटाते। तो इसको आप यहाँ पर जो है नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कौन सा है। एक होती है दोस्तों शेषफल प्रमेय और एक होती है यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय। बहुपद के अंदर ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय। ये क्या होती है वो देखिए। एक होती है शेषफल प्रमेय और एक होती है गुणनखंड प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय क्या होती है और गुणनखंड प्रमेय क्या होती है, तो ये इनके ऊपर आधारित जो प्रश्न है वो यहाँ पर बहुत बार पूछे जाते हैं। एक तो बहुपद के अंदर बहुपद का भाग देकर आप उसका भागफल और शेषफल ज्ञात करते हैं, लेकिन यदि प्रश्न में डायरेक्ट शेषफल ज्ञात करना पूछा गया है तो आप डायरेक्ट शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल भी ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे देख लीजिए। मान लीजिए कोई बहुपद है, ये मान लीजिए px कोई बहुपद है, ये px कोई बहुपद है और x माइनस ए क्या है, क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि px में आपको x माइनस ए का भाग देना है और शेषफल बताना है। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। देखिए px कोई बहुपद है, यहाँ पर लिख देते हैं कि बहुपद px में x माइनस ए से भाग देने पर, जब x माइनस ए से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होता है वो हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं इस शेषफल प्रमेय के माध्यम से। शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा डायरेक्ट इस x माइनस ए को आपको 0 के बराबर रखना है। इस x माइनस ए को आपको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। तो x का मान क्या आएगा, a, क्या आएगा a, और इस a को इस px के अंदर आपको रख देना है, x की जगह क्या रख देना है a। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा आपका शेषफल। शेषफल प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी बहुपद में जब हम x माइनस ए का भाग देते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो भी आएगा वो हम रख लेंगे कि कोई भी बहुपद है जिसमें हम x माइनस ए से यदि भाग देते हैं तो उसका शेषफल आएगा pa। यहाँ पर इसको 0 के बराबर रखकर x का मान जो भी आएगा उसको यहाँ पर x की जगह रख देना, वो शेषफल प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से ये गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, अगर px का ये गुणनखंड बन जाता है, यदि px का, यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ कि बहुपद px का यदि x माइनस ए क्या है, एक गुणनखंड है। बहुपद px का यदि x माइनस ए क्या है, एक क्या है यहाँ पर गुणनखंड है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो शेषफल होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जो क्वेश्चन के अंदर k वगैरह के मान ज्ञात करने होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं। वो आपको प्रश्न में देगा कि बहुपद इसका ये गुणनखंड है तो k का मान बताइए, तो आपको इसी प्रकार से करना है। सबसे पहले तो आपको शेषफल निकालना है। शेषफल क्या हो जाएगा pa, उसको आपको 0 के बराबर कर देना है, अर्थात pa बराबर 0। ये क्या होती है, गुणनखंड प्रमेय होती है। ये क्या होती है, एक गुणनखंड प्रमेय होती है। तो शेषफल प्रमेय आपको समझ में आ गई, शेषफल ज्ञात करने के लिए होती है। और गुणनखंड प्रमेय होती है वो क्वेश्चन के अंदर कहेगा कि बहुपद का ये गुणनखंड है, तो उस गुणनखंड को सबसे पहले 0 के बराबर करना है, शेषफल निकालना है, शेषफल को आपको फिर से 0 के बराबर कर देना है। इससे क्या होते हैं, जो k वर्ग किसी भी क्वेश्चन के अंदर k या t इस प्रकार के कुछ वहाँ पर अचर पद दे दिए जाते हैं, उसके मान निकलवाते हैं, तो वो इसी प्रकार से इन दोनों प्रमेय के ऊपर आधारित होते हैं। मान तो इस प्रकार से निकाले जाते हैं और शेषफल इस प्रकार से निकाला जाता है। तो ये बहुपद का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दोस्तों, इससे पर आधारित कुछ सवाल भी हम यहाँ पर करने वाले हैं और देख लेते हैं। कोई क्वेश्चन यदि आपका है तो यहाँ पर देखिए, ये शेषफल प्रमेय हो गई, ये गुणनखंड प्रमेय हो गई। नेक्स्ट होती है एक प्रमेय और होती है फर्मेट प्रमेय। एक क्या होती है, फर्मेट प्रमेय। अब वो फर्मेट प्रमेय क्या होती है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, वो भी शेषफल ज्ञात करने के काम आती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्मेट प्रमेय। एक होती है फर्मेट प्रमेय। ये क्या होती है, किसी भी संख्या में, मान लीजिए कोई संख्या है a, उसकी घात कोई भी आपको दी गई है और उसमें यदि हम इसका भाग देते हैं, फर्मेट प्रमेय क्या कहती है, किसी भी संख्या की पावर p-1, लेकिन यहाँ पर जो संख्या है उस संख्या से एक कम यहाँ पर होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। कोई संख्या है a, उसकी घात है ये, उसमें इसका यदि हम भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, हमेशा 1 आता है। तो शेषफल कितना आता है, हमेशा
1 आता है। ये क्या होती है? फर्मेट प्रमेय होती है। ये क्या होती है? फर्मेट प्रमेय होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम मान लेते हैं यहाँ पर, जहाँ पर एक चीज़, एक कंडीशन और है, यहाँ पर जो ए और पी है, जहाँ ए और जो पी है वो क्या है? ए और पी है सापेक्षिक अभाज्य संख्या। ये क्या है? सापेक्षिक अभाज्य संख्या। अब ये क्या होती है ये मैं बता देता हूँ। देखिए, सापेक्षिक अभाज्य संख्या का मतलब है कि ए और पी का यदि हम में से पे निकालें, अर्थात HCF निकालें, तो वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो वो क्या होती है? सापेक्षिक अभाज्य संख्या होती है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक मान लेता हूँ। देखिए, जैसे कि 2 की पावर हमने ले लिया यहाँ पर 5, 2 की पावर हमने क्या ले लिया? 5। लेकिन यहाँ पर देखिए पी क्या है? पी भी अभाज्य संख्या यहाँ पर होनी चाहिए। पी क्या होनी चाहिए? यहाँ पर अभाज्य संख्या होनी चाहिए। वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पी क्या होनी चाहिए? यहाँ पर अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और ए और पी, यहाँ पर ए और जो पी लिखेंगे वो क्या होनी चाहिए? सापेक्षिक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अर्थात उनका में से पे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया ये कि 2 की पावर 6 में यदि हम 7 का भाग देंगे, ये तो छोटा सा प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर संख्याएं जब बहुत बड़ी होती है तो इस प्रकार से जो प्रमेय होती है वो काम आती है। जैसे कि 2 की पावर 6 में जब हम 7 का भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 और 7 क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं। ये आपस में जो है इनका HCF जो है वो कितना है? 1। अर्थात किसी भी संख्या से ये नहीं कट रही है, केवल एक के अलावा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि 7 है तो यहाँ पर 7 से 1 कम होना चाहिए, जो कि है। अर्थात आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए, इसको आप 2 की पावर 7 माइनस 1/7। सेम उसी रूप का ये प्रश्न बन गया। यदि आप इसके अंदर भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल की बात हो रही है, शेषफल कितना आएगा? 1। आप देखकर भी चेक कर सकते हैं। देखिए, 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। यदि आप इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? देखिए, इसका शेषफल बचेगा 1, क्योंकि 9 बार जाएगा पूरा पूरा और शेषफल 1 बचेगा। तो डायरेक्ट जो प्रमेय कहती है वो ये कहती है, यदि इस रूप का बन रहा है तो शेषफल कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। शेषफल कितना हो जाएगा? 1। अब आपको एक क्वेश्चन कमेंट करके हमको बताना है। यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। 37 की पावर 102 बटे यहाँ पर है 103, इसका शेषफल क्या होगा ये आपको बताना है। इसका शेषफल क्या होगा ये आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर जो टोटल बहुपद है वो यहाँ पर कंप्लीट रूप से कंप्लीट हो गया है। आप इस प्रमेय को उतारिए और इसका जो आंसर है वो कमेंट करके आप यहाँ पर दीजिए। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए, सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन इस प्रकार से है। देखिए, कोई बहुपद है 2x की पावर 4 प्लस kx³ माइनस का 75k। ये कोई बहुपद है। इस बहुपद को x से भाग देने पर, इस बहुपद को x से भाग देने पर शेष कितना आता है? शेषफल कितना आता है? यहाँ पर शेषफल आता है 150। कितना आता है? शेषफल 150 आता है। तो अब आपको किसका मान निकालना है? k का मान आपको निकालना है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल है। मैंने बताया था कि किसी भी बहुपद में किसी का भी यदि हम भाग देते हैं तो मैंने बताया था कि शेषफल कैसे निकाला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, यदि x का भाग दिया जा रहा है, इसका मतलब होगा कि x माइनस 0 का भाग दिया जा रहा है। x माइनस, यदि वो कहता है कि x माइनस a का भाग दिया जा रहा है तो हम निकाल लेते 0 के बराबर रखकर इसका मान। लेकिन वो x का ही भाग दे रहा है, इसका मतलब है कि x माइनस 0 का भाग दे रहा है। इस तरीके से हम इसको मान सकते हैं। तो इसका मतलब होगा यदि हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 0 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, k का मान निकालने का एक सिंपल सा तरीका है कि इस बहुपद के अंदर x की जगह क्या रखेंगे? 0, क्योंकि x से भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब x माइनस 0 से भाग दे रहे हैं। तो x माइनस 0 एक तरीके से रोल प्ले कर रहा है उसका, जो मैंने
शेषफल प्रमेय के अंदर आपको बताया था कि x माइनस ए का यदि हम भाग देते हैं तो उसको 0 के बराबर रखकर x का मान a आता है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पर हम रखेंगे इसको इस प्रकार से, इसको px मान लेते हैं बहुपद को। तो p की जगह x, जो px है x की जगह हम 0 रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 0 के बराबर हम इसको रख देंगे। देखिए कितना आएगा, 2 0 की पावर 4 प्लस k, यहाँ पर 0 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 माइनस का 75 के बराबर शेषफल कितना आ रहा था वहाँ पर 150। तो यहाँ पर 150 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 150 दिया गया है, तो यहाँ पर हम इसको 150 लिखेंगे। तो ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, और k का मान कितना आ जाएगा, 150 में किसका भाग देंगे हम, माइनस के 75 का। तो k का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ये सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर प्रश्न आया था। यदि आपको शेषफल प्रमेय पता है तो आप इसको बड़ी आसानी से मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार के इसके अंदर सवाल होते हैं। तो यहाँ पर बहुपद वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट रूप से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम द्विघात समीकरण के ऊपर बात करेंगे। जितनी भी थ्योरी क्लास है वो हम बताएंगे, और उसके बाद में जैसे थ्योरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो सारे के सारे सवाल हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करें, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।